हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यह सीरीज़ हमारी यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा प्रकृति में प्रदत्त मूल बल। कौन कौन से प्रकृति में प्रदत्त मूल बल हैं? तो 4 हमारे मूल बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, आज की क्लास हमारी इन्हीं बलों पर होगी, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या अगर हमारे पास दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? r। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा F, तो जो F होगा, F अनुक्रमानुपाती होगा m1 m2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों की बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसे 2। समीकरण 1 व 2 से F अनुक्रमानुपाती होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। और इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं? एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। और g जो हमारा होता है उसे बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। तो गुरुत्वाकर्षण नियत की जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे: गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी जहाँ g एक नियतांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सदैव ही कैसा बल होता है? यह सदैव आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है और यह एक क्षीण बल है। यह कैसा बल है? यह एक क्षीण बल है, यह एक कमजोर बल है, परंतु पिंडों का द्रव्यमान अधिक होने पर, परंतु वस्तु या पिंडों का द्रव्यमान अधिक होने पर यह कैसा बल हो जाता है? यह बल बहुत प्रबल हो जाता है। होने पर यह बल प्रबल हो जाता है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। यह, और सबसे बड़ी बात, यह बल पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ये लाइन आप लिखेंगे कि यह बल पिंडों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, सभी लिखेंगे। और यह लिख लेंगे कि यह बल पिंडों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो आगे बल पढ़ेंगे हम दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगला बल होगा हमारा दुर्बल नाभिकीय बल।
तो क्या होता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दुर्बल नाभिकीय बल हमारा, जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी न्यूट्रिनो, जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है वो किसी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के मध्य प्रभावी होता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होगा कि किसी भी जो नाभिकीय अभिक्रिया होगी, नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा 6 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के मध्य प्रभावी होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, यह बल केवल निश्चित नाभिकीय अभिक्रिया, यह बल केवल निश्चित यह बल केवल निश्चित नाभिकीय अभिक्रिया जैसे किसी नाभिक से अभिक्रिया जैसे किसी नाभिक से बीटा 6 से उपस्थित, किसी नाभिक से बीटा 6 में उत्सर्जित क्या इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के मध्य प्रभावी होता है, एंटी न्यूट्रिनो के मध्य प्रभावी होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि दुर्बल नाभिकीय बल कब प्रभावी होगा, जब किसी नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा 6 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के मध्य ही यह प्रभावी होगा। इसका मान वैद्युत चुंबकीय बल से काफ़ी कम होता है। इसका मान वैद्युत चुंबकीय बल से किसका, इसका मान वैद्युत काफ़ी कम होता है। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी परिसर रेंज जो होती है वो 10⁻⁻16 मीटर की कोटि की होती है। इसका परिसर 10⁻16 मीटर कोटि का होता है। तो हमने पढ़ा कि दुर्बल नाभिकीय बल, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दुर्बल नाभिकीय बल कब प्रभावी होता है, तो किसी नाभिक से बीटा 6 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के मध्य हमारा दुर्बल नाभिकीय बल प्रभावी होता है तथा इसका मान वैद्युत चुंबकीय बल से काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसका मान वैद्युत चुंबकीय बल से काफ़ी कम होता है और इसकी जो परिसर होती है वो 10⁻⁻16 मीटर की कोटि की होती है। अगला बल है हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। अगला बल कौन सा है, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, यह बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। यह बल किसके बीच लगता है, आवेशित कणों के बीच। यह बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। तो यह बल कहाँ लगेगा, आवेशित कणों के बीच। और किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के
बीच लगने वाला या कार्य करने वाला के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के तथा बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान के चलो ये कोई बिंदु आवेश है, ये Q1 है, ये दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होगा हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। और जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है वो आवेशित कणों के बीच, इसके पॉइंट में लिखोगे आप, यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, वैद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। और जो समान आवेशित होते हैं, समान आवेशित एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो लाइन बोली है उस लाइन को आप लिख लोगे। और यह बल गुरुत्व आकर्षण बल की तुलना में कैसा होता है, बहुत प्रबल बल होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इससे आगे जो हमारा बल बचेगा वो बचेगा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें लिखेंगे यह बल केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य, यह इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ मैं आपको, यह बल केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व, नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला तीव्र आकर्षण बल है। ठीक है। यह बल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला कैसा बल है, तीव्र आकर्षण बल है। और यह बल केवल सूक्ष्म परास कैसी, मतलब जब ये नाभिक के भीतर उपस्थित होते हैं तो यह बल केवल सूक्ष्म परास के लिए ही कार्यरत होता है, या सूक्ष्म परास में ही, केवल नाभिक के भीतर ही सूक्ष्म परास के लिए ही प्रभावी होता है। सूक्ष्म परास मतलब नाभिक के भीतर ही, नाभिक के भीतर ही प्रभावी होता है। ठीक है। और यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी होता है और ये तीव्र आकर्षण बल है। अब देखो, इतना हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। अब हम क्या करेंगे, इन चारों बल की आपेक्षिक तीव्रता लिखते हैं। इन चारों बलों की आपेक्षिक तीव्रता किस अनुपात में होती है? ये होती है 10 की पावर -39 अनुपात 10 की पावर -13, 10 की पावर -39 अनुपात 10 की पावर -13 अनुपात 10 की पावर -2 अनुपात 1।
तो इन चारों बलों की आपेक्षिक तीव्रता किस अनुपात में होती है? वो होती है 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस 39 अनुपात 10 की पावर माइनस 13 अनुपात 10 की पावर माइनस 2 अनुपात 1 के अनुपात में होती है। तो ये हमने पढ़ा है। अब हमने 4 बल हम इसके पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक होगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होगा हमारा टॉपिक? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन है, संरक्षी बल के अंतर्गत गति करने वाले किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग कैसा रहता है? नियत रहता है। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, संरक्षी बल के अंतर्गत गति करने वाले किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कैसी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, संरक्षी बल के अंतर्गत गति करने वाले किसी पिंड या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा का योग कैसा रहता है? नियत रहता है। पिंड या निकाय एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला पढ़ेंगे हम ऊर्जा संरक्षण नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या कह सकते हैं इसका रूपांतरण किया जाता है। किया जा सकता है। तो डेफिनेशन इसकी आपको बता दी है, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, आपेक्षिकता का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दिया था? आपेक्षिकता का सिद्धांत। जब आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो इससे पूर्व, इस सिद्धांत के आने से पूर्व द्रव्य को कैसा माना जाता था? अविनाशी माना जाता था। तो हम इसमें लिखेंगे, आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व द्रव्य को अविनाशी कहा जाता था या अविनाशी माना जाता था। लेकिन उसके बाद आइंस्टीन ने अपनी एक समीकरण दी, जिसे हमने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हमने बोला। उसे हमने समीकरण क्या थी? E बराबर mc²। ठीक है, जहां E क्या होता था? E का मतलब होता था ऊर्जा रूपांतरण से। ठीक है, और m होता था
द्रव्यमान और सी होती थी प्रकाश की चाल। तो इसमें हम लिखेंगे जहां ई बराबर क्या होता था, ऊर्जा रूपांतरण, एम बराबर द्रव्यमान और सी बराबर क्या होता था, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम है, इसे क्या होता है, प्रकृति का एक मूल संरक्षण नियम माना जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रकृति का एक मूल संरक्षण नियम तो अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखना चाहें तो क्या होगा, आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व द्रव को अविनाशी माना जाता था। ठीक है, लेकिन फिर आइंस्टीन ने अपनी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण जो समीकरण दी, E बराबर mc स्क्वायर, जहां E बराबर ऊर्जा का रूपांतरण, m बराबर द्रव्यमान तथा c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, और प्रकृति का एक द्रव्यमान संरक्षण नियम प्रकृति का एक मूल संरक्षण नियम माना जाता है। तो अब आगे पढ़ेंगे, ये तो हमारा नियम नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल क्या हो सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखिक संवेग संरक्षण का नियम। रेखिक संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल कितना हो, शून्य हो या नियत हो, तो निकाय का रेखीय संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, एक बार और बोल देता हूं, यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल कैसा हो, नियत हो, बाह्य बल नियत हो, तो निकाय का रेखीय संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। और वो निकाय कैसा होना चाहिए, विलगित निकाय। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल, तो जो निकाय है कैसा होना चाहिए, विलगित निकाय। विलगित निकाय जिसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण कैसा रहता है, नियत रहता है, तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग कैसा होगा, संरक्षित होगा। तो हम पढ़ेंगे इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण कैसा हो, शून्य हो या नियतांक हो,
तो निकाय का कोणीय संवेग कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम और कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियो में मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।